हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान का। ठीक है, सन 2020 और 19 के सभी सेट सॉल्व कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज सन 2018 का दूसरा सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपने सेट में। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, खंड खा करेंगे पहले, रसायन विज्ञान। ठीक है, जब खंड खा कंप्लीट हो जाएगा तभी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो खंड खा का पहला क्वेश्चन है C2H6 का IUPAC नाम बताओ। तो बेटा इसका नाम होगा एथेन। कैसे होगा वो देखो जरा। देखो बेटा, C और C, दो C होगा, ठीक है, और H3 CH3 CH3, तो 1 और 2, तो मेथ और एथ क्या हो गया, एथ, और सिंगल बॉन्ड लगा तो एथेन, तो सिंगल, ये वाला आपका ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजल का पीएच मान क्या होगा। सुजल का पीएच मान कितना होता है बेटा, 7 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। ठीक है बेटा, तो मैंने स्टूडेंट से लिखवा रखा है, तो देखते हैं क्या आंसर होंगे इनके। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। पहले का ऑप्शन देखो, बच्चे ने एथेन लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो सात होता है, वो अभी बताया था मैंने। ठीक, उसके बाद देखेंगे बेटा इन क्वेश्चनों का जवाब। लिखा है कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बतानी है। ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिकों में, ना कि अकार्बनिक में। बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखो इसने भी गलती करी है। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, ये अकार्बनिक का दे दिया। किसने का देना था, कार्बनिक वाला भी साफ साफ लिखा हुआ था। ठीक है, तो बेटा ये एग्जाम्पल गलत है। मैं आपको एग्जाम्पल से दूंगा अभी। ठीक, सुनो, योगात्मक अभिक्रिया होती है, मैं आपको सुना देता हूँ, आप वो नोट कर लेना। जो मैं सुना रहा हूँ बेटा वो नोट करना आप कॉपी में। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, सुनो। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, देखो इस बच्चे ने लिखा है एक या एक से अधिक। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, दो या दो से अधिक। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सही कर लेना बेटा। ठीक, तो इसको नोट कर लेना, सही है, सब इतनी सी मिस्टेक थी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम कार्बनिक रसायन के एग्जाम्पल कैसे होंगे। देखो C+O2 इक्वल टू CO2। बेटा देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, ये मिल करके क्या बना रहे हैं बेटा, केवल एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई है, ये हो गई अपनी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, और देखो इसमें कार्बनिक यौगिक बन रहा है, तो ये कार्बनिक यौगिक का उदाहरण हो गया। और देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजनीकरण करा दो तो हमें प्राप्त होता है बेटा, एक H इधर चला जाएगा, एक H इधर चला जाएगा, तो हमें प्राप्त होता है CH3 CH3। बेटा इसका क्या नाम है, मेथ और एथ और एथीन हो जाएगा ये। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, इसका नाम हो गया एथेन। समझ में आया। तो बेटा देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी प्राप्त, उसको हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये दोनों उदाहरण हो गए आपके कार्बनिक रसायन के। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया के। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो दूसरा क्या देना था हमें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना था। ठीक है, तो बेटा इसमें लिखा है, बच्चे ने, स्टूडेंट से मैंने लिखवाया है, वह अभिक्रिया जिसमें, बेटा ये भी थोड़ा गलत सलत लिखा हुआ है, मैं आपके लिए सुनाता हूँ, आप कॉपी पे नोट कीजिएगा। ठीक है, देखो नोट करो बेटा। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से विस्थापन करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से समझाऊंगा कि कैसे लिखना है इसको। ठीक है, जब बेटा देखो होता है क्या, जैसे CH4 हो गया, CH4 H H और H और H। ठीक है, इसी क्रिया करा रहे हैं हम क्लोरीन से करा रहे हैं बेटा। कैसे करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं, Cl2 से करा रहे हैं। ठीक है, तो जब अभिक्रिया होती है तो बेटा हमें प्राप्त होता है, देखो यहाँ पे जो क्लोरीन होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये अधिक क्रियाशील तत्व जो है, ये दूसरे वाले यौगिक से, इस वाले यौगिक से इस वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, इस वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, तो प्राप्त होता है हमारे लिए CH3Cl प्लस HCl। समझ में आया बेटा, ये हो गया आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। मैं फिर समझाता हूँ एक बार, आप इसको परिभाषा को नोट करना। परिभाषा सुनो बेटा, सुनो बेटा। जब अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से तत्व को विस्थापित करता है, उस कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है।
तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर सुन लो, जब कम क्रियाशील वाला तत्व, जब कम क्रियाशील सब अधिक क्रियाशील वाला तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से तत्व को विस्थापित करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अब भी आंसर में देखना पड़ेगा क्या है, ये ऐसे ही लिख रखा है। अच्छा ये क्वेश्चन ही है। अच्छा इसके क्वेश्चन, इसका ये एग्जाम्पल दिए हैं बच्चे ने बेटा, ये एग्जाम्पल काट देना, ये एग्जाम्पल नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि ये कार्बनिक रसायन के एग्जाम्पल नहीं है। समझ में आया? ये एग्जाम्पल नहीं चलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख 4 विशेषताएं बताइए, 4 गुण बताइए, 4 विशेषताएं बताइए। तो देखते हैं इसकी 4 विशेषताएं या 4 गुण क्या है। सबसे पहला, इस आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया है। ठीक, सही बात है। नेक्स्ट, समान गुण हमारे तत्वों को एक साथ रखा गया है, ये भी बात सही है। उस बाद इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी तत्वों को अलग अलग ब्लॉक में संयोजित किया गया है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये वाला ज़्यादा सही नहीं है, ये वाला काट देना आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, आप ये लिखना कि जो आवर्त सारणी में नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ तुम्हारे लिए कि आवर्त सारणी में सभी SPDF ब्लॉक में क्रमशः 2, 6, 10 तथा 2, 6, 10 तथा वर्ग संख्या 3 आती है। ठीक है, ऐसे ना आवर्त सारणी के ठीक है, आवर्त सारणी के SPDF। ठीक है, फिर से बताता हूँ इस पॉइंट को बेटा, सुनो। देखो, आवर्त सारणी के SPDF ब्लॉक में क्रमशः वर्ग संख्या नहीं, वर्ग को आवर्त सारणी के SPD ब्लॉक में क्रमशः कितने वर्ग आते हैं बेटा? 2, उसके बाद 6, उसके बाद 10 तथा 1 वर्ग आता है 1। और ये कौन सा होता है बेटा? तीसरा वर्ग आते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर स्पष्ट करो कि जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो हमें बताना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर स्पष्ट करना है कि कॉपर लिखा है, कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों नहीं करता है। तो बेटा दोस्त सुनो, हम जानते हैं कि ऊपर की धातुएं अपने से नीचे धातुओं को विस्थापित क्या लिखा है, विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। ठीक है, इस कारण ये कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेना। या सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, वो नोट कर लेना। ठीक है, सुनो बेटा, हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, नोट कर लेना जो बता रहा हूँ, सुनो आंसर सुनो बेटा, इसका नोट कर लो कॉपी में। हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी धातु होती हैं वे सभी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे की कोई भी धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है, यही कारण है कि कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन देख लो।
ये रहा C+H2SO4। तो बेटा इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर विस्थापित नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर CuSO4 + H2 ये पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, लेकिन जिंक होता, जैसे Zn + H2SO4 होता, तो ये हो जाता है ZnSO4 + H2, क्योंकि जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर खा गया है आवर्त सारणी में। समझ में आ रहा है इसका आंसर? ठीक है, देखते हैं अब। निम्न पर ताप के प्रभाव लिखो केवल रासायनिक समीकरण पर। ठीक है बेटा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीटेड किया जाता है तब बनता है बेटा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्या बनता है बेटा? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? रिमूव हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर देखेंगे बेटा NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो प्राप्त है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। ठीक, तो बेटा जब हम Na2CO3 को NaHCO3 जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीटेड करते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं लिए हुए बेटा, कितने हैं ये? 2 हैं। ठीक है, जब हम इसको हीटेड करते हैं, चाहो तो टेम्परेचर लिख सकते हो 80 सेंटीग्रेड पर हम हीटेड करते हैं, तब ये विघटित हो जाता है, टूट जाता है। किस में? सोडियम कार्बोनेट में, वाटर मॉलिक्यूल्स में और CO2 में। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है एल्केन तथा एल्कीन का उदाहरण देते हुए सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी दीजिए। तो बेटा जब समान क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिकों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तब जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, सबको पता है। लेकिन एल्केन और एल्कीन का एग्जाम्पल दे करके हमारे लिए बताना है। तो बेटा देखो एल्केन का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। ठीक है, इस बच्चे ने देखो कौन सा एग्जाम्पल दिया है। कॉमेडी फुल बच्चे भी हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ बेटा। बेटा ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो एल्कीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH4 लिख लो पहला। क्या हो जाएगा बेटा आपका? CH4। एक तो एग्जाम्पल यही होगा आपका। ठीक, दूसरा देखो बेटा, मतलब श्रेणी बनानी है ना, एक खाली एक एग्जाम्पल से काम थोड़ा ना चलेगा, श्रेणी बनानी है। दूसरा हो जाएगा बेटा CH3, फिर देखेंगे बेटा CH3, CH2, CH3। अरे देखेंगे CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है, अब जैसे ये भी सही है बेटा, ये श्रेणी प्राप्त हो रही है। ठीक है, लेकिन गैस पेपर में कैसे दिया होता है पता है? कैसे दिया होता है? इसको ऐड कर लो, C1H4, उसके बाद C2 और H कितने हो गए? 6, C2H6। उसके बाद C3H कितने बेटा? 3 3 6 और 2 8, C3H8। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 2 6 8। तो क्या हो जाएगा? C4H10। तो ये होगी बेटा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी नहीं, सजातीय श्रेणी। एल्केन का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये नोट कर लेना आप। ठीक, उसके बाद देखेंगे बेटा एल्कीन वाला देखना है, एल्कीन वाला एग्जाम्पल। तो एल्कीन का एक तो हो जाएगा बेटा, देखो ये तो गलत ही लिखा है बच्चे ने। एल्कीन का देखेंगे बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दूसरा देखो बेटा इसमें CH3। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर देखो CH3, CH2, CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर CH होगा। क्या होगा? CH। ठीक, यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी होगा CH। तो बेटा श्रेणी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखो तुम इसको श्रेणी के फॉर्म में कैसे ले सकते हो बेटा? ये भी सही है तुम्हारा, लेकिन तो गैस वगैरह में कैसे दिए हुए होते हैं वो देखो। दो कितने कार्बन है? C2 है, C2। H कितने हैं? 4, C2H4। इसमें दो कितने कार्बन है? 1 2 3, C3। H कितने हैं बेटा? देखो बेटा यहाँ पे होगा C3H6। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए? C4H8 आना चाहिए हिसाब से। तो देखो 3
2 5 5 और 3 8, ठीक है, H8। उसके बाद C5, ठीक है, और H10। बेटा ये होगी आपकी श्रेणी। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा इसके आंसर, ठीक है। उसके बाद है निम्न पर टिप्पणी दीजिए। कार्बन की संयोजकता। तो बेटा जानते हैं हम लोग कार्बन की संयोजकता क्या होती है। कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन संयोजकता 4 होती है, जो अपने साथ 4 परमाणु को जोड़ने की क्षमता रखती है, 4 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ने की क्षमता रखती है, ठीक है, जो अपने साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ने की क्षमता रखती है, ठीक है। इस बच्चे ने क्या लिखा है मैं पढ़ के देख लेता हूँ। स्टूडेंट लिखवाया बेटा मैंने, वह संयोजकता है जो अपने साथ जितने परमाणुओं को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखती है। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वह अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ने की शक्ति रखता है, ठीक लिखा है। लेकिन मैं क्वेश्चन एक बार बेटा फिर देख लूँ, संक्षिप्त टिप्पणी पर क्या दिया हुआ था, फिर समझाऊंगा इसको मैं, ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ था देखते हैं, ये है, निम्न पे संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। ये कहाँ गया, ये है, नहीं, ये है, कार्बन की संयोजकता पर देनी है बेटा, कार्बन की संयोजकता पर, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बोलता हूँ, आप लोग लिख लेना बेटा, ठीक है। कार्बन की संयोजकता, तो सुनो बेटा इसका आंसर, कार्बन की संयोजकता का लिखो, इसका आंसर लिखो, मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन की इस पर लिखेंगे बेटा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसी कारण कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजनों को जोड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। फिर अगला है बेटा समूह किसे कहते हैं, समूह, ठीक है, समूह या क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट ने क्या लिखा है इसके बारे में, फिर मैं आपको समझाता हूँ समूह किसे कहते हैं या क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसने तो लिखा ही नहीं है समूह क्या होता है। चलो सुनो बेटा समूह क्या होता है, ठीक है। समूह देखो बेटा क्या होता है, सुनो। देखो जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल दे करके। मान लीजिए लिखा हुआ है CH3OH, तो बेटा ये हो गया क्रियात्मक समूह। और ये है क्या चीज़, पूरा एल्कोहल है। क्या है ये, एल्कोहल है। समझ में आया, ये क्या है, पूरा एल्कोहल है। तो हमने कैसे पहचाना ये अल्कोहल, हमें पता कैसे लगा, हमें पता लगा कि OH ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है और ये अल्कोहल का ऑल ग्रुप होता है, इसलिए हमने इसको बता दिया अल्कोहल है, ठीक है। तो एक पूरा कार्बनिक यौगिक था, तो हम कह सकते हैं किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग, कौन सा, ये वाला भाग है, ठीक है। किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी देता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। समझ में आया बेटा, क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे ये क्रियात्मक समूह है आपका, ठीक, इसका समझ में आ गया आपको, ये नोट कर लेना। अब आता है एक्सीकरण क्या होता है बेटा, सुनो एस्टीकरण क्या होता है। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तब हमारे लिए एस्टर प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। तो हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चेक करते हैं उस बच्चे ने सही लिखा है या नहीं। CH3CH2, ठीक है, यहाँ पे लिखा है CH3COOH, तो CH3CH2, तो ये आ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स निकला है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा यहाँ से, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकला है, तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे CH3 और लगाना पड़ेगा, CH3। अब सही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन गलत कर दी थी बच्चे ने, ठीक है। तो बेटा ये रिएक्शन जो अब मैंने संभाल दिए, यहाँ पे आप ऐसे लिखना, देखो आप कैसे लिखोगे, CH3CH2OH प्लस CH3COOH, एरो क्या होना चाहिए, देखो CH3CH2COOCH3 प्लस H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन सही कर लेना बेटा, ओके, थैंक यू।